हेलो एवरीवन, वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। आशा है आप सभी लोग ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर ऑफ साइंस 2, दैट इज़ बायोलॉजी का पार्ट आपका ऑफ 10th एसएससी, जिसमें आज हम कंटिन्यू करेंगे लाइफ प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। इसका पार्ट 1 हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं वो है डीएनए का। आज हम जो पढ़ेंगे कि वेरियस प्रोसेसेस हमारी बॉडी में या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कैसे होते हैं। देन एट द एंड हम कंसंट्रेट करेंगे पूरा का पूरा एनर्जी के ऊपर। और लास्ट ऑफ द चैप्टर हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जो इस बार के पेपर में भी आया था, दैट इज़ माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस आ चुका है, अब मियोसिस के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके पहले हमने हेरिडिटी का चैप्टर कंप्लीटली अपलोड किया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप जाके देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है जनरली, इसमें हम यही पढ़ेंगे कि जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हम देखे थे कि आज जो हम यहाँ पे हैं वो बहुत सालों के चेंजेस के बाद हैं, और उस चेंज को हम क्या बोलते थे, इवोल्यूशन। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम बॉडी के अंदर क्या होता है वो सब पढ़ेंगे हम। कि जैसे कि हम रेस्पिरेशन करते हैं, सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में। रेस्पिरेशन मतलब सिंपल वर्डों में ब्रीथ करना, ठीक है। और सर्कुलेशन मतलब क्या, जो ब्लड है एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में भेजना। इसी तरह से एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन में क्या करते हैं हम, हमारी बॉडी हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस हमारे बॉडी में होते रहते हैं। वैसे ही बहुत सारे ऑर्गन हमारे, जैसे कि ब्रेन हुआ, ये थिंकिंग का काम करती है। और जो ऑर्गन्स हैं हमारे वो एंजाइम छोड़ते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों से हमारा बॉडी काम करता रहता है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम शुरू कर देते हैं। जो स्टार्ट होता है, इसने चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि नाम है चैप्टर का, उसी पे इसका पहला पॉइंट डिपेंड है। दूसरा होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन। कि ये जो हम बोलते हैं कि एनर्जी, हमको हर चीज़ के लिए ताकत चाहिए थी, तो वो कहाँ से आती है वो हम आज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी वर्ड का मतलब समझेंगे कि एनर्जी एफिशिएंसी क्या होता है। जनरली आप ये वर्ड से रूबरू हैं, ऑलरेडी आप ये वर्ड जानते हैं। जैसे कि नहीं बोलते कि अगर पंखा एफिशिएंटली चल रहा है, मतलब क्या, जितनी एनर्जी जा रही है उतने वो अच्छे से यूज़ कर रहा है, तो वही एफिशिएंसी। देन लास्ट पार्ट है सेल डिवीजन, लाइफ प्रोसेस। ये सबके अंदर होता है। तो हम इसमें पढ़ेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस, बेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, और जिसे मैं अलग वीडियो करके पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कुछ रिकॉल करने का बोलता है जो लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा था, कि हाउ आर फूड स्टफ्स एंड देयर न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स यूजफुल फॉर आवर बॉडी। तो जैसे कि खाना जो होता है, हमारा जो मील है, वो हमारी बॉडी में कैसे जरूरी है। तो सिंपल वर्डों में, इट गिव्स अस एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। सिंपल वन वन वर्ड आंसर देना है। कई बार क्वेश्चन इजी रहते हैं, हम सोच लेते हैं कि हमारा क्लास चेंज हो गया तो हमें कुछ बहुत ड्रामेटिक आंसर लिखना है। नहीं, सिंपल जितना आंसर रहेगा, इवन बोर्ड एग्जाम में या रियल लाइफ में, जितना सिंपली आप आंसर करेंगे उतना बेहतरीन आप चीज़ों को जानते हैं। ये आइंस्टाइन का डायलॉग है कि इफ़ यू कैन मेक एनी 6 year old अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विच यू नो, यू योरसेल्फ नो दैट कॉन्सेप्ट वेरी वेल। तो आप वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जानते हो। तो इसका सिंपली आंसर देना हर एक चीज़ का। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट फॉर बॉडी। तो इसमें दो चीज़ की बात हुई कि बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं, और उसके बाद उसका यूज़ हमारी बॉडी में क्या है। बैलेंस डाइट में मतलब क्या, सभी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे हमको हमारी बॉडी में, जैसे प्रोटीन्स हुए, विटामिन्स हुए, मिनरल्स हुए, वाटर हुआ, ये सब कार्बोहाइड्रेट हुआ। और इसके अलावा जो हम बोलते हैं डाइजेशन के लिए फाइबर्स की ज़रूरत होती है। फाइबर्स जैसे सेलुलोजिक मटेरियल। विच डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द मसल्स इन दी बॉडी। ये मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं ये सब चीज़ों को एक एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ताकि मुझे आगे पढ़ाने में ईजी गिरे। अब क्वेश्चंस इनमें से भी आपके एग्जाम में 1-1 मार्कर्स के आने के चांसेस ज़्यादा। पहले तो पूरे 9th के भी डालते थे वो लोग, जब ये न्यू पैटर्न आने से पहले 9th के क्वेश्चन भी डाले जाते थे। अब ये प्रैक्टिस छोड़ दी गई है, अब सिर्फ आपके 10th पे जितने रिलेटेड टर्म्स हैं वही सब वो लोग डालते हैं। तो ये बुक के अंदर है, तो इसे एक बार देखना जरूरी होता है। बेसिकली किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन रिकॉल से ही होता है, आपको चीज़ें याद करनी होती है, सो दैट यो मेमोरी जो उसके जो बोलते हैं ना, आपके तालाब जिसमें आपका नॉलेज है, उसमें से चीज़ें निकाल के बाहर लाती है वो फिर। विच डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय मसल इन बॉडी।
सो मसल हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन करती है, हमें अपराइट स्टैंड करने में जैसे हम फंक्शन कर रहे हैं वो सब काम करने के, प्लस बॉडी का ये हम क्या बोलते हैं उसकी, जैसा उसका अपीयरेंस है वो बना के रखता है वो, ठीक है। रेयर एंड टेयर से मसल हमेशा हमारी बॉडी को रिपेयर करते रहता है, और हमारी मसल जो होता है एनर्जी देता है वेरियस फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, चलने के लिए हमारे मसल्स एक साथ आते हैं, तो वैसे हमारे मसल्स का बॉडी में यूज है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम? तो डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं, जैसा आप लोग ट्रिप्सिन के बारे में सुने होंगे, पेप्सिन के बारे में सुने होंगे, अमाइलेज के बारे में सुने होंगे, तो ये सब जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से निकलते हैं। हमारा HCl करके जो होता है, डाइल्यूट HCl हमारा स्टमक छोड़ता है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे अलग अलग ऑर्गन छोड़ते रहते हैं। फिर ऐसा जो हमारा ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट यूज़ करते हैं इंसुलिन, ये भी एक एंजाइम है, ये कौन छोड़ता है, पैंक्रियाज छोड़ते हैं हमारे, पैंक्रियाज इनको रिलीज करता है। तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होते हैं। विच सिस्टम इन एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी? हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल कौन निकालता है, किडनी, और उसके साथ और एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, यूरेथ्रा, यूरिनरी ट्रैक्ट, तो ये सब रहते हैं हमारे, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन द एनर्जी प्रोडक्शन? गुड क्वेश्चन। अगर ये 9th के क्वेश्चन आपके आते तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा क्या काम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, वो लंग्स से, आपके लंग्स से ऑक्सीजन लेके जाता है हार्ट के पास। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था हार्ट है वो, तो हार्ट के पास लेके जाता है, हार्ट पूरी बॉडी में दे देता है ऑक्सीजन को। फिर उससे क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज मैं आगे चैप्टर में बताऊंगा, एनर्जी निकालने के लिए होता है, और यही चीज़ मैं वापस रिपीट वहाँ पे भी करूँगा, तो आप लोग ये सब चीज़ों को समझते जाइए। लंग, हम लोग ब्रीथ करते हैं, ब्रीदिंग से क्या होता है, सांस लेना जिसे बोलते हैं, तो लंग में हवा भरती है। हवा भरना मतलब क्या, ऑक्सीजन, और गैसें भी आती हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं तो O2 की बात करते हैं। सो वो जाता है हार्ट के पास, हार्ट पूरी बॉडी में भेजता है, फिर पूरी बॉडी से हार्ट वापस कलेक्ट करता है, पूरी बॉडी से लंग्स के पास भेजता है, और लंग्स उसे ब्रीदिंग के थ्रू बाहर निकालता है। क्या लेता है वो, CO2 दे देता है लंग्स को, और CO2 बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं जब इनहेल करते हैं, गैस को अंदर लेते हैं, तो हम क्या लेते हैं अंदर, मेनली या बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन, और हम रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो O2 हमने हर पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचाया, इसका काम होता है एनर्जी देना। तो समझ गए सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाना, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग तक पहुंचाना, सिंपल, ठीक है। हाउ आर द वेरियस प्रोसेसेस अकरिंग इन द ह्यूमन बॉडी कंट्रोल्ड इन हाउ मेनी वेज? अच्छा, कैसे कंट्रोल होता है, हमको मालूम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, हमारा ब्रेन काम करता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अराउंड क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा दो सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब आपका ब्रेन, और स्पाइनल कॉर्ड एक साथ आता है, और हमारे हाथ पैर और हमारे फीट के पास जो होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो ये दो सिस्टम के थ्रू हमारा जो माइंड है या ब्रेन है वो काम करता है। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर हमने देख दिए। अब जिन बच्चों ने मुझसे पहले आंसर किया होगा, जब वो वीडियो देख रहे हैं तो वो और ब्रिलियंट है, और अच्छे से भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग ने ये क्वेश्चन ऑलरेडी डील कर लिया है तो आप ये चैप्टर ईजिली समझ जाओगे। आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेसेस। अब चलते हैं, वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स आर कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन साथ में हमारी बॉडी को चलाते हैं, अलॉन्ग विथ वेरियस सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी और कंट्रोल सिस्टम। ये सब के बारे में मैंने आपको इनका डिटेल में बात बता दिया क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। डिफरेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स आर परफॉर्मिंग देयर functions independently but through a complete coordination। ऐसा नहीं होता है कि फट से खाना पच गया और एनर्जी उसमें से जो हमारा ग्लूकोज टूटा हुआ वैसे पड़ा हुआ है ब्लड में, नहीं, या तो ये यूज हो जाता है या तो इसे स्टोर करके रख दिया जाता है। ऐसा प्रोसेस साथ बाय साथ में चलता रहता है, अकेले अकेले काम नहीं करता कोई, ठीक है। जैसे कि आप एक सब्जेक्ट आगे चल के क्या होगा, अभी आपको लग रहा होगा कि हिस्ट्री अलग है, साइंस अलग है, मैथ्स अलग है, लेकिन नहीं, रियलिटी में क्या है, आपको लाइफ में सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना पड़ता है। जब आप जॉब पे जाओगे तो आप ये रियलाइज़ करोगे कि अरे सब सब्जेक्ट तो इंटरलिंक्ड हैं,
और ये हिस्ट्री चैप्टर में भी हम देखेंगे कि साइंस में भी हम जो पढ़ते हैं वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री किसकी है? साइंस की हिस्ट्री है, कि साइंस में क्या हुआ, कैसे इन्वेंशन हुए, और इन्वेंशन का आज क्या यूज़ है, फ्यूचर में कैसे, सबका सब सब्जेक्ट अब जब एक चश्मा लगा के देखोगे, चश्मा इन द सेंस आपके नॉलेज का चश्मा, तो देखोगे सब लिंक्ड है। और जैसे कि न्यूटन के बारे में हमने देखा था शायद, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ग्रेविटेशन चैप्टर में, कि न्यूटन को सब कुछ आता था, ग्रेविटेशन वो उसका एक काम था, अदरवाइज वो मैथ में बहुत स्कॉलर था। वो कैलकुलस नाम का इंटीग्रेशन और डेरिवेशन सब उसने दिया था, तो हर सब्जेक्ट में वो माहिर था। ऐसे फिर हमको मालूम है मॉन्क था एक, जिसने हम लोग को जेनेटिक के बारे में पूरा बताया था, जहाँ तो वो सब ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। दिस ओवरऑल सिस्टम इज इन एक्शन इन मोर और लेस सेम वे इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ये थोड़ा मोड़ा चेंज होता है, जैसे ऑर्गन हमारे में जैसे लीवर है, हमारे लंग्स हैं, अच्छा सा हार्ट है, फिर किडनी है, ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम और ऑर्गन्स में भी होता है, जैसे ऑर्गेनिजम्स में भी सॉरी होता है, लेकिन वो अलग अलग ऑर्गन रहेंगे, लेकिन फंक्शन क्या करेंगे? सेम ही करेंगे, डाइजेशन करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। किसी में ट्रैकिया रहता है, किसी में गिल्स रहता है रेस्पिरेशन करने के लिए, किसी का सरफेस के बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, वो सांस लेते हैं। तो ऐसा चीज़ रहता है। दोज आर इन नीड ऑफ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस पर्पस। तो आप मुझे बताएंगे कि अब इतना सारा फंक्शन करना है, तो हमको मालूम है कि जैसे बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, तो वैसे ही बिना एनर्जी के कोई काम नहीं होता। सर्कुलेटरी सिस्टम को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को, कंट्रोल को एनर्जी चाहिए रहती है लोग खुद को काम करने के लिए। तो सबसे पहली बात है, वो सब तो ठीक है कि ये लोग डाइजेशन करेंगे, हवा लेंगे, फिर ब्लड को यहाँ से वहाँ भेजेंगे, लेकिन इनको ताकत चाहिए, तो वो एनर्जी बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या? जो आप दाल खाते हो, जो चावल खाते हो, जो वीट खाते हो, ये सब में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। कार्बोहाइड्रेट सिंपली क्या होगा? ग्लूकोज, सबसे इजी मॉलिक्यूल जो हम लोग आजकल जानते हैं, ग्लूकोज या स्टार्च, ये सब रहता है। स्टार्च कैसे देखते हो? जब आपका चावल बनता है तो जो वाइट वाइट लिक्विड रहता है वो स्टार्च होता है। फैट्स सबको मालूम है, आजकल आजकल नेट पे सब लोग अवेयर हो चुके हैं कि फैट्स को कम खाना चाहिए, ज़्यादा जैसे उनकी नीड है वैसे। तो फैट्स के बारे में नेट पे बहुत डिस्कशन है, बाकी सब के बारे में उतना नहीं है जितना फैट्स के बारे में है। तो फैट मतलब क्या? तेल वाली चीज़ें पूरी, ठीक है, वो सब। फिर लिपिड्स, फैट्स एक्चुअली लिपिड्स के अंदर आते हैं, लेकिन लिपिड्स का फंक्शन और लिपिड्स के बहुत ज़्यादा है। जब आगे आप पढ़ते हो तो लिपिड्स के अंदर सब फैट्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बुक में अलग करके बताया। लिपिड्स हर एक, जैसे कि जो जो हम लोग ये बोलते हैं ग्लिसरॉल, हमारा जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स रहते हैं, TCA, ये सब लिपिड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ हार्वेस्टेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ये वर्ड अभी बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस। एक सेकंड सब इरेज कर देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ध्यान रखेंगे, ऐसे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो याद करना जरूरी होता है, ताकि आप डिबेट कहीं करो तो आपको वर्ड्स फट से मुंह पे आए। तो इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। कहाँ होता है ये? देखिए आपका, अगर ये सेल है, ये न्यूक्लियस है आपका, तो ये बाजू में साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे स्ट्रक्चर के साथ पड़ा रहता है, और ये एनर्जी देता है अपने को। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ईच सेल, हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फॉर ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूं कि हमारी बॉडी में बोलते हैं न्यूक्लियस के पास DNA होता है जो हमारी आइडेंटिटी बताता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग है जिसका DNA अलग होता है, उसका खुद का एक DNA होता है, जान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट ओनली फूड स्टफ इज सफिशियंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन बट ऑक्सीजन इज ऑल्सो नेसेसरी। जैसे मैंने वो देखो ये पाई चार्ट पूरा बनाया है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रीदिंग के थ्रू हम लंग्स में लेते हैं, लंग्स फिर वो हार्ट के पास भेजता है, हार्ट फिर पूरे टिश्यू के पास। टिश्यू मतलब क्या? सेल का बहुत सारा मिला जुला पार्ट, जैसे कि एक सेल या फिर 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल ऐसे मिलके क्या बनाते हैं? ये कोई टिश्यू बनाते हैं। हार्ट का टिश्यू को कार्डियक टिश्यू बोलते हैं, हार्ट के टिश्यू को। तो ऐसे सब टिश्यू अलग होते हैं, हर टिश्यू अलग अलग होता है। तो टिश्यू हमारे बॉडी में फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करते हैं, तो उन तक लेके जाता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन वहाँ पे यूज होता है एक्चुअली, वहाँ पे सेल के अंदर जाता है। और सेल के अंदर जैसे मैंने बता दिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी बनाता है। तो आपको पूरा समझना चाहिए, कोई बात करे कि मैं सांस लेता हूँ तो उससे एनर्जी कैसे, तो आप बता पाने चाहिए कि पूरा जब मैं ब्रीथ करता हूँ तो लंग्स के पास जाता है, लंग्स से हवा जो जाती है हार्ट के पास जाती है, हार्ट पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है उसको। और सर्कुलेशन किसके थ्रू? ये सब कौन बैलेंस कर रहा है? इनके पीछे सबका पप्पा ब्रेन बैठा हुआ है, वो सबको काम पे लगा के रखा है कि कैसे कैसे कोऑर्डिनेशन बैठा के रखना है।
और जब वहाँ पे हार्ट पूरे टिश्यू में भेज रहा है, टिश्यू के अंदर एक सेल होता है, और सेल के अंदर कौन होता है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में अपने पूरा डिटेल में पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर एकदम बड़े और हमारे शरीर से लेके पूरा मैं डीएनए आरएनए तक लेके गया था, इवन मैंने न्यूक्लियोटाइड्स तक तोड़ तोड़ के लेके गया था कि कैसे हमारी बॉडी ऑर्गेनाइज है, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। तो इसी तरह से सेल यूज होता है। अब ये ऑक्सीजन कैसे यूज होता है ये मैं बाद में आपको बताऊंगा चैप्टर में आगे। ऑल दिस फूड स्टफ एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड अप टू सेल वाया सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए अब बातें सेंस बना रही हैं कि नहीं। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हार्ट के थ्रू, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। बिसाइड्स इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम कौन, फिर से इसमें किसका नाम आता है, कंट्रोल कौन करता है, सबका पप्पा ब्रेन। ईच लाइफ प्रोसेस कंट्रीब्यूट्स इन इट्स ओन वे इन द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। तो एनर्जी प्रोडक्शन में ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हमसे माइटोकॉन्ड्रिया अकेला परफॉर्म करता है। अगर कोई आपको पूछे इंटेलिजेंटली कि बताओ बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया पूरा पावर जनरेट करता है क्या, तो आप बोलोगे कि हाँ वो तो जनरेट करता है, पूरा जो बोलते हैं मैकेनिज्म वही वहीं पे होता है, लेकिन सब मिलके काम करते हैं, सबका अपना अपना रोल होता है। ऑक्सीजन को वहां तक पहुंचाने में बहुत लोग का रोल है, और इन सबको मैनेज करने वाले का भी बहुत रोल, जिसका नाम है ब्रेन। तो ऐसा एक पूरा डिटेल आंसर भी हो सकता है। फंक्शनिंग ऑफ ऑल दीज लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी। तो ठीक है, एनर्जी की जरूरत होती है। अब चलते हैं आगे। ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स कंज्यूम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, इवन हम तो मीट भी कंज्यूम करते हैं, लेकिन चलेगा। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। प्लांट्स आ ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप मतलब क्या, ऑटो मतलब खुद से, ट्रॉप मतलब खाना। तो ये अपना ऑटोट्रॉप है, अपना खाना खुद से बनाते हैं। एक ट्रॉपिक्स होते हैं, जैसे कि हम जो ये इकोसिस्टम पढ़ते हैं तो ट्रॉप्स में सबको बांटते हैं। तो ऐसे ट्रॉप्स, ऐसे ग्रुप जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, they prepare their own food, they utilize some of the food for themselves, whereas remaining is stored in the form of parts like fruits, leaves, stem and roots। मतलब क्या, ये कैसे करता है हमको मालूम है। ये प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करता है प्लांट, अगर समझो 100 कार्बोहाइड्रेट बना दिया, 100 मॉलिक्यूल, मैं सिंपल शब्द बता रहा हूँ, ज़्यादा टेक्निकल नहीं हो रहा हूँ, सिंपल समझाने के लिए। 100 कार्बोहाइड्रेट बना दे, कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, जिससे एनर्जी मिलने वाली है, वो अगर उसने बना दिया तो उसमें से समझो 20 यूज़ करता है, 80 को स्टोर करके रखता है, उतने की ज़रूरत नहीं हो, जमा करके रखता है अपने फ्यूचर के लिए, अपने सीड्स के लिए, वो सब के लिए। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, अब हम आ जाते हैं और हम यही स्टोर्ड वाला पार्ट खा जाते हैं। ठीक है, तो स्टोर वाला पार्ट कौन कौन सा हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, लीव हो सकता है। तो अब आप समझ गए कि जो हम खाते हैं वो क्या होता है, स्टोर्ड पार्ट होता है, किसका, हमारे वेजिटेबल्स का। वी कंज्यूम ऑल दीज वेरियस प्लांट्स मटीरियल एंड ऑब्टेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक, देखिए यहाँ पे सब मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब के बारे में बात किया कि नहीं मैं न्यूट्रिएंट्स में, क्वेश्चन आंसर के थ्रू ही। तो देखिए सब सेंस बना रहा है, इंट्रोडक्शन उसी पे डिपेंडेंट होता है। आप लोग सोचते हैं कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैटर नहीं करता है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आते हैं, क्योंकि अगर उन्हें 2 मार्क का क्वेश्चन पूछना है तो 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बना के वो लोग दे सकते हैं आपको। तो आप सिर्फ जनरलाइज करके आइडिया लिखोगे तो आपके मार्क्स जाने के चांसेस रहते हैं। और जिनको 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना होता है उनको सब कुछ आना चाहिए, अगर आपको साइंस में अच्छा मार्क्स चाहिए तो। वी ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द मिल्क, दूध में से, फ्रूट्स, जैगरी, जैगरी मतलब गुड़, केन शुगर, वेजिटेबल्स, पोटैटो, स्वीट मीट्स, सीरियल्स, लाइक सीरियल्स मतलब अनाज, बीट, मेज, रागी, ज्वार, मिलेट्स, राइस, और दाल को क्या बोलते हैं, पल्सेस। ठीक है, ये याद रखना है। वी गेट 4 किलो कैल, ये आपका 1 मार्कर फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर है। वी गेट 4 किलो कैल एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये बात ध्यान रखना है। 4 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलती है हमें, कितनी, 4 किलो कैलोरी, फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है। लेट अस स्टडी बाय विच द एनर्जी इज ऑब्टेन। ठीक है, यहाँ से कैसे एनर्जी मिलती है, यहाँ पे वही पूछा है। कैन यू रिकॉल व्हाट इज रेस्पिरेशन, हाउ डज इट अकर। तो ब्रीफली थोड़ा मैंने बताने चाहे कि इनहेल और एक्सहेल ऑफ गैसेज होता है, यही एक्चुअली डेफिनेशन भी होती है। वाई मे बी द प्लेयर्स कंज्यूमिंग दीज फूड स्टफ्स। अच्छा, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं इसको बैलेंस करके वो खाते हैं। चलिए अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में भी बोला था, और
डायग्राम्स में हर बार ये बोलूँगा, हर बार बोलूँगा आप लोग को, जब तक ये एग्ज़ाम नहीं आएगा तब तक बोलता रहूँगा मैं कि डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स क्या करते हैं, एक तो आपको पढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। डायग्राम्स हमारे दिमाग में मेमोरी स्ट्रांग बनाते हैं। इनकी मेमोरी लॉन्ग लास्टिंग होती है। आप वर्ड भूल जाते हो लेकिन मेमोरी में आपके इमेज रह जाता है, तो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। थर्ड, कॉन्सेप्ट ईजी कर देता है ये हमारे लिए, समझना चीज़ों को विजुअलाइजेशन के थ्रू समझ पाते हैं, अच्छा ऐसा है, विजुअलाइज कर पाते हैं चीज़ों को। और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपको कि ये डायग्राम को, या तो देखिए यहाँ पे जैसे पार्ट्स को हमारे को भरने को बोला है कि ये पार्ट्स भर के दिखाइए, तो ये आप लोग जैसे कि देख सकते हैं ये नाजल कैविटी है। लास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूरी बॉडी का आया था, वो इजी था। ठीक है, ये माउथ हुआ हमारा। अब ये जो पार्ट्स है वो है लैरिंग्स का, ऊपर वाला पार्ट्स है फेरिंग्स का। ठीक है, ये है हमारे डायाफ्राम। मैं स्पेलिंग जानबूझ के नहीं करेक्ट लिया, मतलब ये जानबूझ के गंदा लिख रहा हूँ ताकि आप लोग खुद जाके नेट पे सर्च करो, या तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो कि ये कैसे कैसे डिवाइडेड है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ का आंसर दें, क्या फंक्शन है लैरिंग्स और फेरिंग्स के। और दूसरा क्वेश्चन, जो हमारा खाने का जो ट्यूब है, दो ट्यूब है या एक ट्यूब है, आप मुझे ये बताओगे कि हमारे पास ट्यूब कितने हैं। खाने के लिए अलग ट्यूब है और सांस लेने के लिए अलग ट्यूब है या नहीं, ये आप मुझे बताओगे कि हमारा एक ही पाइप के थ्रू खाना भी जाता है, एयर भी जाता है, या अलग अलग पाइप के थ्रू जाता है। दो पाइप से, एक से हवा जाता है, एक से खाना जाता है, तो ये कौन सा सिस्टम हमारी बॉडी में काम करता है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे देंगे। फिर ये देखिए, ये क्या होता है, ये ब्रोंकाई बोलते हैं इनको, ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई क्या होता है, इसे ब्रोंकाई यहाँ पे मैं बता देता हूँ। हमारी बॉडी में जब ये एयर आता है तो वो ट्रैकिया के थ्रू आता है, प्राइमरी ये ब्रोंकाई रहता है। ये सब जानना है आपको, ये आने ही वाला है, क्योंकि देखिए उसने खुद डाला है, बोर्ड नहीं डाला, ये नहीं कि मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। और मैं जो भी बात आपको बताऊंगी ये आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे। तो ये देखो, ये ऐसे दो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया, सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई। और सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होके वो बनाता है टर्शरी ब्रोंकाई। और टर्शरी ब्रोंकाई फिर दो पार्ट्स में या बहुत सारे पार्ट में होकर टर्मिनल ब्रोंकाई बनाता है, ब्रोंकाई। और ये टर्मिनल ब्रोंकाई जब उसके आजू बाजू अंगूर के टाइप के, ग्रेप्स के ऐसे गुच्छे लगे रहते हैं, इनको बोलते हैं एल्वियोली। बहुत सारे को एल्वियोली। और ये एल्वियोली के पास ऐसे ब्लड के छोटे छोटे कैपिलरीज रहते हैं, जो इनसे इनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, इनसे ऑक्सीजन लेते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं हमारे हार्ट के पास। और हार्ट का फंक्शन तो मैं कई बार रिपीट किया, मैं इतनी बार रिपीट करूँ कि आपके दिमाग में ये सब चीज़ें बैठ जाएंगी पूरा। ठीक है, तो हार्ट के पास लेके हार्ट पूरी बॉडी पर पंप करता है। तो आपको यही स्ट्रक्चर पूछा है, तो देखिए एल्वियोली, एक्चुअल में एल्वियोली के थ्रू पूरा ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। और ये कहाँ है सब हमारे, ये हमारे लंग्स के अंदर हैं ऐसे। और हमारे दो लंग्स हैं, तो ऐसे दो लंग्स से हार्ट सिचुएटेड है इधर ऐसे। तो हार्ट इनसे ब्लड लेता है, फिर बॉडी में पूरा पंप कर देता है। तो आपको ये सिस्टम समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि देखिए यहाँ पे फीलिंग द, यहाँ पे बोला है पार्ट्स को, ये पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे जो अंगूर जैसा बोला था कुछ ऐसा कुछ है, इसको क्या बोलते हैं, एल्वियोली या एल्वियोला है, जो बोलना चाहिए आप बोल सकते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर आपको आएंगे। ये पूछ रहा है क्या है, ये लंग है और यहाँ पे ब्रोंका है। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा सिस्टम खत्म होता है। तो ये आपके डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे आपको, या तो बोलेंगे फिल करो, पार्ट्स को फिल करो, या तो बोलेंगे डायग्राम किसका है, और अपना जो भी आप नोटिस करते हो, जो भी आप नोटिस कर रहे हो उसको राइट डाउन करो, ऐसा बोलेगा। या तो एक्सप्लेन द डायग्राम, लेवल करो डायग्राम को और एक्सप्लेन करो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। या तो बोलेगा आइडेंटिफाई द डायग्राम। ये अभी आप लोग को लग रहा हो कि मैं इतने सारे क्वेश्चन के टाइप क्यों, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, जब अचानक से आपके सामने आएंगे तो आप लोग शॉक नहीं होने चाहिए। आइडेंटिफाई, और जो बोलते हैं ना, आपको वॉर में जाने से पहले आपको प्रैक्टिस लाइक अ वॉर करनी होती है। इसी तरह एग्ज़ाम में अगर आपको लिखना है तो आपको एग्ज़ाम की तरह ही प्रैक्टिस करना चाहिए,
ये सब मैं पढ़ते 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 चला जाऊंगा, एंड तक चला जाऊंगा, और आपको क्वेश्चन ही नहीं बताऊंगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो आपके दिमाग में वैसे आइडिया फिट ही नहीं होगा। ये सब जैसे कि एक बोलते हैं ना, पड़ा पड़ा पूरा कचरा दिमाग में दिखेगा ऐसा। लेकिन अगर आप इसको वेल ऑर्गेनाइज करो कि ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा है दिमाग में, ये क्वेश्चन ऐसा लिखना है, ये इसका क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसा लिखूंगी या लिखूंगा, तो ये आपके दिमाग में क्लियर होते जाता है। ठीक है, तो वही ऑर्गेनाइजेशन आपके दिमाग में मुझे करवाना है, ताकि आप लोग के परसेंट बहुत अच्छे आए। तो अब स्टार्ट करते हैं। इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन अकर्स एट 2 levels एज बॉडी एंड सेल। तो बॉडी एंड सेल का मतलब क्या हुआ, जो ऑक्सीजन, ये सब ऑर्गन है, ये सब ऑर्गन्स हैं, तो ये बॉडी लेवल पे हुए। और यही हार्ट भी इन्वॉल्व है यहाँ पे, हार्ट भी रहता है, फिर पूरे के पूरे टिश्यू तक भेजता है। टिश्यू में जाने के बाद जैसे मैंने बोला था सेल में जाता है। सेल में कौन रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 3 प्रोसेस होते हैं, वो आगे नाम है उनके। हमारे सेल के अंदर सॉरी 3 प्रोसेस होते हैं, तो वो 3 प्रोसेस के नाम आगे हैं। ये जब प्रोसेस होता है और यहाँ पे जब ऑक्सीजन यूज होता है, तो इसे बोला जाता है सेल्यूलर लेवल का रेस्पिरेशन। सिंपल, हमारे जब ऑर्गन्स का काम क्या है, यहाँ पे आप नोटिस किए होंगे कि O2 कोई यूज ही नहीं कर रहा है, नो वन इज यूजिंग O2। कोई ऑर्गन ने आप सुना अभी तक कि लंग्स में या तो हमारे हार्ट में या तो हमारे ब्लड जो लेके जा रहा था वो सब ने, किसी ने O2 को यूज किया? नहीं। O2 के यूज होने की बात मैं सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में बात बोल रहा हूँ कि ये सब कहाँ पे यूज होते हैं, सेल के अंदर। तो मतलब क्या हुआ, हमारे पूरे के पूरे ऑर्गन, इसको मैं बताया तो आप लोग को ये सिस्टम याद रखना है। ऑर्गन्स का काम क्या है, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, सिर्फ दे ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। जैसे कि एक खेत में किसी फ्रूट की खेती हुई, मैंगो की खेती हुई, फिर उसको ट्रक के थ्रू मंडी में लाया गया मैंगो को, फिर मंडी वाले से छोटी मंडी में गया, छोटी मंडी वाले से हमारे घर पे आया, और हमारे घर पे आने के बाद फाइनली हम लोग ने खाया। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना एक, देखिए इस तरह। तो इसी तरह से हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन सिर्फ हमारे O2 को ट्रांसफर करते हैं, यूज जो करता है वो है सेल। और सेल के अंदर फिर से आप आंसर दे सकते हैं, कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, जो इसको यूज करते हैं। तो ये है पूरा, इसलिए बोलते हैं ह्यूमन में रेस्पिरेशन एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट टाइप है, ट्रांसपोर्ट टाइप है। मतलब क्या, किसी किसी ऑर्गन में O2 आता है सीधा यूज हो जाता है, हमारे में क्या O2 पहले दुनियादारी का ट्रैवल करके तब कहीं यूज होता है। तो अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, या आप किसी से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ह्यूमन में कौन से टाइप का ट्रांसपोर्ट, अरे ये रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे बुक की तरफ। तो यहाँ पे वही बोला है, बॉडी और सेलुलर लेवल। तो ये देखिए, आपके जो 10th की बुक है उसमें विद इन द लाइन्स बहुत सारे टर्म छुपा के रखे हुए लोगों ने। वो टर्म्स को जब तक नहीं बताएंगे आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा। अगर मैं आपके इंट्रोडक्शन क्वेश्चन नहीं लेता तो आपको बता ही नहीं पाता कि ये सब चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग इन केस ऑफ रेस्पिरेशन अकरिंग। बॉडी एंड रेस्पिरेशन मतलब, बॉडी एंड सराउंडिंग मतलब क्या, ये मेरी बॉडी है, ये पूरा जो बनाया ये हमने बॉडी है, और बाहर पूरा क्या है, O2 है। एक सेकेंड सब इरेज करता हूँ। तो हमारे पूरा बाहर क्या है, O2 है। तो इससे क्या हो रहा है, वो O2 हमारी बॉडी में आ रहा था, इसी को वो बोल रहा है कि एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो ये बाहर, ये बॉडी हमारी हुई, और इसके बाहर पूरा O2 है, और ये हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, तो एक्सचेंज हो रहा है ब्रीदिंग के थ्रू, रेस्पिरेशन बोलते हैं। इन केस ऑफ रेस्पिरेशन एट सेल्यूलर लेवल, देखिए सेल्यूलर मतलब सीधा दिमाग में आपको सेल का स्ट्रक्चर दिखाई देना चाहिए। फूडस्टफ्स आर ऑक्सीडाइज्ड आइदर विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या, ये समझना जरूरी है। हमारे जो हमारा खाना है, फूड स्टफ के अंदर जनरली मैं किसका हमेशा एग्जांपल लूँगा, ग्लूकोज ही बोलूँगा, सिंपल है, और सब भी होंगे। ग्लूकोज भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, चलिए प्रोटीन्स भी ले लेते हैं, ताकि आगे मुझे हेल्प मिले बताने में आपको, क्योंकि आप लोग दिमाग में सिर्फ ग्लूकोज रखोगे तो सोचोगे ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट
सबसे इजीली एनर्जी देता है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे इजी एनर्जी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। जैसे आप देखिए डेली का डेली राइस खाते हैं, उससे फट से एनर्जी मिलती रहती है, ठीक है। तो हाई एनर्जी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज क्या होता है, ये फूड स्टफ में हमारे होता है, ये भी होता है, लिपिड्स भी होता है, प्रोटीन्स भी होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये हमारे सेल के पास जाके ऑक्सीडाइज होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइजेशन से क्या होता है, ये ब्रेक होते हैं। क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। तो ऑक्सीडेशन दो होता है, या तो इन प्रेजेंस ऑफ O2, O2 मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसे बोलते हैं हम ऑक्सी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। और जब O2 के एब्सेंस में हो, ये ना हो, तो उसे बोलते हैं डीऑक्सी या एरोबिक बोलते हैं। जब प्रेजेंस रहे तो एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे एयर है, और जहां पे बिना ऑक्सीजन के खाना टूट जाए और एनर्जी दे दे। अच्छा, खाना टूटने जब भी आप ये अपने हमेशा के लिए याद है, क्योंकि आपको साइंस 1 भी पढ़ना है, जनरल करके बोल रहा हूं, जब भी ब्रेकिंग की बात आएगी, ब्रेकिंग, अगर कोई मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, मॉलिक्यूल कहीं का भी, तो आपको एनर्जी मिलेगी। ये बेसिक केमिस्ट्री है, ध्यान रखिए। और जब भी मॉलिक्यूल बनाना हो तो एनर्जी नीड होगी, एनर्जी चाहिए, आपको देनी पड़ेगी एनर्जी इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये फूड का मॉलिक्यूल, हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, क्या होगा, ब्रेक होगा, लेकिन ब्रेक कैसे होगा, आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ O2 और इन द एब्सेंस ऑफ O2। टूटना तो है क्योंकि एनर्जी चाहिए, एनर्जी सबसे बड़ी नीड है। तो ये क्या करेंगे यहाँ पे, अगर टूटता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो उसे बोलाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये ना हो ऑक्सीजन तो उसे बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। सो एरोबिक मतलब O2 के प्रेजेंस में। हमारी बॉडी में दोनों होता है, ह्यूमन बॉडी में दोनों होता है। सिंपल मैं बता रहा हूँ अभी से ही, ह्यूमन बॉडी में दोनों होता है। मैं आगे चल के ये आएंगे तो बताऊंगा कहाँ पे होता है, कब होता है, ठीक है। सो विद और विदाउट द ऑक्सीजन, तो ये पॉइंट कौन सा था, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। चलते हैं आगे। हाउ मेनी एटम्स CHO आर रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। अब यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं कि कार्बन के 6 होंगे, हाइड्रोजन के 12 होंगे, और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल होंगे हमारे, ठीक है, 6 एटम्स होंगे। चलिए, विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन बिटवीन दीज एटम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, या तो पॉलीपेप्टाइड होगी या हमारी पॉलीपेप्टाइड होगी, ये टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं, या तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होंगे, या सिंपल बोल सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड। सिर्फ आपको आंसर के लिए लिखना है। इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री व्हाट हैपेंस एक्चुअली विथ व्हेन मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड। तो देखिए, जैसे कि हमने बोला कि केमिस्ट्री का ये बेसिक है, तो क्या होता है केमिस्ट्री में, क्योंकि आपको जैसे बताया था ये बॉन्ड होता है, समझिए कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ये सिंपल बता रहा हूँ। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो हमने क्या बोला था, इससे एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, ठीक है। जैसे कि मैं हर एक उसमें बोलता हूँ, हिस्ट्री के अपने लेक्चर में भी बोलता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा वो आपके आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, वो सिर्फ सिलेबस का पार्ट ही होगा। तो आपको वो चीज़ ध्यान रखना है। आपको जो भी मैं बताते जा रहा हूँ उसे आप जितना हो सके अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि आगे यूज ही होने वाला है। कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम एवरी डे आर मेनली यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डेली नीड। जैसे मैंने अभी पिछले स्लाइड में वही बताया था, सबसे अच्छा एनर्जी का सोर्स यही है। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। इन द फॉर्म ऑफ ATP मतलब क्या होता है, अब मैं बताता हूँ आपको। जब ग्लूकोज टूटता है, जैसे कि आपने फोटोसिंथेसिस का आपको रिएक्शन याद होगा,
कि 6CO2 को लेता है प्लस 6H2O को लेता है और क्या बनाता है C6H12O6 प्लस 6O2 बनाता है हमारा। ये गैस है, ये कौन बनाता है? प्लांट्स। ये प्लांट्स में होता है और ये किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ये क्या है देखिए, आपको ध्यान में आ गया होगा, ग्लूकोज। तो ये कहाँ का पार्ट है? ये सीड में हो सकता है, हमारे फ्रूट में हो सकता है, रूट में हो सकता है, स्टेम में, कहीं भी हो सकता है ये। तो ये हमने खा लिया, ह्यूमंस ने खा लिया, तो ये हमारी बॉडी में जाता है C6H12O6। अब इससे एनर्जी चाहिए, तो क्या करते हैं? इसको हमारी बॉडी तोड़ देती है फिर से। कैसे? हम जब 6 ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, तो ऑक्सीजन मैंने लिया किसके थ्रू? रेस्पिरेशन के थ्रू। तो अब ये क्या कन्वर्ट होके बनाएगा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP के मॉलिक्यूल्स बनाता है। यहाँ पे कुछ लोग 36 लिखते हैं, कुछ लोग 38 लिखते हैं। नेट लिखेंगे तो नेट लिखा जाता है, तो ये टोटल लिखा जाता है तो 38। दोनों मैं बता दूंगा मतलब क्या होता है जैसे हम लोग आगे चैप्टर में बढ़ेंगे। तो 36 ATP बनते हैं या 38 टोटल नेट हमारे ATP बनते हैं। तो आपको ये ध्यान है। तो रेस्पिरेशन का ये रिएक्शन है, ये रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, और जो ऊपर वाला है हमारा वो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रिएक्शन पूछते हैं वो लोग कि इसमें से कौन सा रिएक्शन किसका है। तो जब भी ये दो वाले रहेंगे, स्टार्ट में आपको जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, तो CO2 से स्टार्ट करके ग्लूकोज बनाना, और जो हमारी बॉडी का रेस्पिरेशन, तो एनर्जी चाहिए, तो फूड स्टफ याद रखेंगे, खाएंगे आप तो एनर्जी मिलेंगे। ठीक है, तो ये याद रख लेना। तो ATP का मतलब क्या होता है? ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं। ट्राई मतलब 3, फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको। ये देखिए, यही ATP और ADP टूटता है एक्चुअली में। तो देखिए, ये ट्राइफॉस्फेट हुआ, ये हमारा एडिनोसिन का स्ट्रक्चर है, ये टोटल का टोटल ATP का स्ट्रक्चर है। जब ये फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट टूट जाए, यहाँ से देखिए टूटने वाला प्रोसेस दिखा रहा है हमको, तो ADP बनता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये एक फॉस्फेट तोड़ दिया उसने। तो जब बताइए, यहाँ पे देख रहे हैं आप, बॉन्ड था फॉस्फेट फॉस्फेट के बीच में, अगर बॉन्ड टूटा तो एनर्जी मिलेगी या एनर्जी की जरूरत होगी? तो हमको सीधा मालूम है, एनर्जी रिलीज हुई। तो जब ATP से ADP बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो देखिए, यहाँ पे बैटरी फुल चार्ज है और यहाँ पे बैटरी कम हो गई, क्योंकि एनर्जी कम हो गई। सो ATP में एनर्जी ज़्यादा होती है, ADP में एनर्जी कम होती है। अब आप मुझे बताइएगा, ADP से ये ADP से ATP बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा? एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को ऐड करना होगा। सिंपल सा बात है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये शुगर मॉलिक्यूल है और ये नाइट्रोजन बेस है, जो ये स्ट्रक्चर में, ये नाइट्रोजन बेस को आप लोग फर्स्ट चैप्टर में एडेनिन है। ठीक है, नाइट्रोजन बेस है, और ये पेंटोज शुगर है, क्योंकि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर मतलब क्या? 5 कार्बन से बना हुआ, 5 को पेंट बोलते हैं। ये आप लोग कार्बन चैप्टर में आपके सीख ही जाएंगे। तो पेंटोज शुगर, तो आपको रखना ध्यान रखना है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, क्योंकि ये नाम पूछे हैं और आपको आगे देखिएगा कि ये नाम का फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है जिसमें 2 फॉस्फेट, और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है जिसमें 3 फॉस्फेट। जब 3 फॉस्फेट से 2 फॉस्फेट डाइफॉस्फेट बनेगा तो एनर्जी बनेगी, और जब 2 वाले से 3 वाला बनेगा तो एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। सिंपल। तो बॉन्ड ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा याद रखना है आपको। बॉन्ड ब्रेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो टर्म जो हमने पहले एक्सप्लेन किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, तो चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। फॉर दिस पर्पज ग्लूकोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंने बताया था, इस ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप, स्टेप्स होते हैं इन दी सेल।
दिस इज कॉल्ड एज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जैसे मैंने बताया था कि जब ऑक्सीजन अब एक्चुअल में यूज होगा, और इसे ही कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आपके लिए फॉर्म कैसे याद रखेंगे अगर डेफिनेशन पूछते हैं? व्हेन एट सेल लेवल ऑक्सीजन is utilized to produce energy is called as the cellular respiration. Cellular respiration occurs among the living organisms by two methods. दो मेथड कौन से हैं? आइदर दे आर एरोबिक, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत होगी जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, एंड एनारोबिक जहां पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगा। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन दी 3 स्टेप। अब हम जो बात कर रहे हैं वो है, बता देता हूँ, एरोबिक वाले में। एरोबिक वाले में 3 होंगे, जैसे हमने 2 पार्ट में बांटा था ना पिछली स्लाइड में, एरोबिक और था हमारा एक एनारोबिक, और ऊपर मैंने ग्लूकोज लिखा था, फिर यहाँ पे ब्रेक लिखा था। यहाँ पे 3 स्टेप्स होंगे। कौन से 3 स्टेप बता देता हूँ पूरा एक बार आपको। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है, ध्यान रखना। एग्जाम में आपको वर्ड पे ध्यान रखना होगा, छूटते ही सब कुछ नहीं लिख देंगे, क्योंकि ट्रिक करने के लिए पेपर टफ नहीं बनाएंगे, लेकिन क्या बोलते हैं, बच्चों को ट्रिक करने के लिए, पढ़ा होगा जो ध्यान से तो उसको सारी चीज़ें मालूम होगी। एनारोबिक बोल देगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन लिख के बताओ, तो आप यहाँ 3 स्टेप नहीं लिखोगे, यहाँ का स्टेप्स अलग होते हैं, यहाँ पे फर्मेंटेशन आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले यहाँ पे 3 स्टेप देख लेते हैं। एक होगा ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस याद रखेंगे। लिसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? टूटना, ब्रेकिंग। मतलब क्या, यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक होगा, ब्रेक होगा। ग्लाइकोलिसिस को एक और नाम दिया गया है ईएमपी पाथवे। ध्यान रख लिए, क्वेश्चन किसी भी नाम से आ सकता है। ये क्या ईएमपी, क्या इनका जिसने ये प्रोसेस पता किया, क्योंकि ये आज हम पढ़ पा रहे हैं क्योंकि इसका इन्वेंशन हुआ, किसी ने स्टडी किया। तो वो जो साइंटिस्ट थे, ये 3 साइंटिस्ट के नाम पे है, इनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो इसलिए इसे ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। फिर इसके बाद जो हमारा ग्लूकोज टूट के मटेरियल बनता है, वो हम लोग आगे देखेंगे क्या बनता है। वो जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर। अब क्रेब्स साइकिल से फाइनल हमारा जो आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। क्रेब्स साइकिल का और एक नाम है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड कहाँ होता है? आपके खट्टे फ्रूट में। साइकिल, लेमन हुआ हमारा, फिर हमारा ऑरेंज हो गया, उसके अंदर सिट्रिक एसिड। तो सबके नाम याद रखने हैं आपको। ईटीएस का भी नाम होता है, जहाँ पे इसको बोलते हैं कि जो प्रोटॉन का, यहाँ पे इसका कुछ करके एक और नाम है, प्रोटॉन ब्रिज करके कुछ इसके और एक नाम है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन का जो बैरियर रहता है उसके बढ़ने या घटने से एक्चुअल में एनर्जी निकलती है, लेकिन आपको उतनी जानने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन आपको जो बुक में दिया गया उतना ध्यान रखना है कि ईएमपी पाथवे, या तो क्रेब्स साइकिल, या तो सिट्रिक एसिड साइकिल, ये आपको इतना नाम याद रखना है कि कहाँ पे क्या है। तो फर्स्ट 3 स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप क्या बता दिया? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में जैसे वर्ड को तोड़ के था, लिसिस मतलब तोड़ना, और ग्लाइको मतलब ग्लूकोज को तोड़ना। अब द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। 1 मार्कर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। और बहुत सारे बच्चों को ये साल जैसे कि ये ध्यान नहीं देते, पहली लाइन है तो ये छोड़, मतलब इसको इतना ध्यान से नहीं पढ़ते, लेकिन ये पूछा जाता है जब अच्छे बच्चे रहते कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे अकर होता है, और हमारा जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का जो साइकिल है वो कहाँ पे होता है, जिसे क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ अकर होता है, तो आपको ये सब नाम याद रखने होते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म में अकर होता है ग्लाइकोलिसिस। अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड स्टेप बाय स्टेप इन दिस प्रोसेस एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ध्यान रखना, आपको हर एक में 4-4 नाम आएंगे,
इसमें भी 4 प्रोडक्ट बनेंगे, और हमारे क्रेब्स साइकिल में भी 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसमें के 4 प्रोडक्ट नाम याद रख लीजिए, आप लोग के लिए नए नाम है, याद करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है इसके लिए। पायरुविक एसिड, एटीपी, NADH2, इसका भी नाम आगे है कि कहीं कहीं इसे NADH लिखा जाता है, तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना, उसका भी रीज़न है, क्योंकि अगर प्रोटॉन बाइंड हो गया है, मतलब प्रोटॉन के साथ लिखोगे इसको, तो NADH2 दिखेगा, ठीक है, या तो प्रोटॉन के बिना दिखाने से तो NADH होगा, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए तो ये नहीं करना है। एंड वाटर इम्पॉर्टेंट है, आपको 1 2 3 एंड 4, तो आपको ये नाम याद रखने की कहाँ पे क्या क्या बनता है। फिर इसके बाद क्या होता है, कितना मॉलिक्यूल बनता है, 2 मॉलिक्यूल बनता है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। सो इसके लिए मैं आपको कोड दे देता हूँ एक, ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा, वो हर एक के लिए मैं दे दूंगा। तो ग्लाइकोलिसिस के लिए एक मिनट क्लियर कर दूं इसे। देखिए, जो ग्लाइकोलिसिस है, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको एंड तक मेंटेन करना है, 10 महीने तक आपको अपने पास रखना है ये कोड। इसलिए आप एक बार याद करके रख सकते हो, क्रैम कर लोगे आप लोग, लेकिन बाद में भूल जाओगे, तो इसलिए कोड्स याद रखते हैं, सिर्फ कोड रिवाइज करना होता है एग्जाम में। ग्लाइकोलिसिस, और अपना हो गया क्रेब्स साइकिल, एंड थर्ड इज ETS। अभी के लिए इसमें रहेगा अपना वाटर ना, वाटर, यहाँ से A से ATP, P से पायरुविक एसिड, एसिड, वाटर जानते हैं H2, और Na से NADH2। NADH2 क्या बोलेंगे, निकोटीन अमाइड, निकोटीन अमाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपको नाम याद रहना चाहिए, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आते भी हैं, प्लस आपको फुल फॉर्म लिखने के लिए भी आ सकते हैं, तो आपको ये सब याद रखना होता है। सो अपना वाटर, ये सिंपली आपको याद रखना है, किसके लिए, ग्लाइकोलिसिस के लिए। इसे रब कर देता हूँ। अब चलते हैं आगे अपने चैप्टर में। मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड formed in this process are converted into molecules of acetyl coenzyme A। आप मुझे बताएंगे कितने मॉलिक्यूल बने थे पायरुविक एसिड के, 2 पायरुविक एसिड के, तो एसिटाइल कोएंजाइम के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2। तो ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, नंबर्स पूछ सकता है आपको कि ग्लाइकोलिसिस में कितने एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म होते हैं, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमको कितना मिला, 2 पायरुविक एसिड मिला, और 2 पायरुविक एसिड से हमको किस में कन्वर्ट हुआ, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में। इसी स्टेप को एक बार लिख देता हूं, रुकिए। जब एक ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, तो वो कितने मॉलिक्यूल लेता है, 1 मॉलिक्यूल, यहाँ 1 मॉलिक्यूल लिख देता हूँ, 2 मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलिसिस बोला जाता है। इसमें बहुत सारे बीच में स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जो बायोलॉजी लेंगे 11th में उनके लिए, या साइंस लेंगे उनके लिए, ये स्टेप्स बीच में बहुत सारे आते हैं, वो उन्हें याद करना पड़ेगा, लेकिन आपके स्टैंडर्ड में नहीं है, तो आपको ज़रूरत नहीं है। 2 पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए देता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए देता है। तो आपको ये नंबर्स याद रखने हैं, ये देखिए, और इस प्रोसेस को बोला जाता है पायरुविक एसिड प्रोसेसिंग। और ये पूरे के पूरे कहाँ पे हो रहे हैं, इसका लोकेशन क्या है, व्हाट इज द लोकेशन, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसा होता है, ये न्यूक्लियस हुआ, अरे सेल हुआ हमारा, ये न्यूक्लियस हुआ, तो ये जो मटेरियल है पूरा, ये जो हमारा पूरा मटेरियल है, ये साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस और पायरुविक एसिड प्रोसेसिंग, तो ये याद रखेंगे। 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of CO2 are released during this process। ठीक है, तो आपको ये वर्ड ध्यान रखना होगा। इसके लिए आप ये चार्ट भी देख सकते हो,
ये जो बना है। सो इसमें क्या हुआ है, एक सेकंड में। हम्म, आपका जूम नहीं हो पाएगा, चलिए। ग्लूकोज अगर नहीं दिख रहा है तो ऊपर ग्लाइकोलिसिस लिखा गया है और उसमें ग्लूकोज यूज हो रहा है, ठीक है। सो वो दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनाएगा और दो पायरुविक एसिड से दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम बनेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जब प्रोसेस होता है तो दो एटीपी निकला प्लस NADH निकला, और यहाँ पे भी जो पायरुविक एसिड की प्रोसेसिंग हो रही थी तो क्या निकला, दो NADH अलग से निकला और दो कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए इस तरह से पूरा स्टेप है, आपको जितना चार्ट हो ये याद रखना है, ठीक है। इसे प्रिपरेटरी स्टेप भी कहा जाता है। किसके लिए प्रिपरेटरी स्टेप है ये, क्रेब्स साइकिल के लिए, ये याद रखना है आपको। फिर से पहला वाला ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस आपको याद है, पायरुविक एसिड बना तो वहाँ से हमको मालूम पड़ा कि अपना वाटर बना वहाँ पे, ठीक है। अब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम के बारे में ध्यान रखना है हमको कि वहाँ पे दो एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, तो आपको यहाँ से रिलेट हो जा रहा है। तो दो हमारा क्या बनेगा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ये एंड में पूरा कैलकुलेट करा दूंगा मैं, क्योंकि याद रखना है आपको। अभी बोथ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल, अब हम बात कर रहे हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। इसे और क्या बोला जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तो तीसरा नाम भी इसका यही है। The both the molecules of acetyl coenzyme enters into the mitochondria। अब माइटोकॉन्ड्रिया का रोल आ गया है। साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन, साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन क्या मतलब, ये सर्कुलर रिएक्शन हम लोग दिखाने के लिए, हम लोग बनाने के लिए ऐसे दिखाते हैं कि साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब ये कंटिन्यूअस रहती है, ये नहीं कि हम लिखने के लिए सर्कुलर लिख रहे हैं तो ये साइक्लिक है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस एक प्रोडक्ट बन के दूसरा बाय प्रोडक्ट बनते रहता है और वो बाय प्रोडक्ट यूज होता है, तो ये कंटिन्यूअस चेन रहता है। इसलिए देखिए यहाँ पे भी डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे एक सर्कल बनाया हुआ है और जो जो बाय प्रोडक्ट निकल रहे हैं वो सब यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और this is called a tricarboxylic acid cycle is operated into the mitochondria। acetyl part of acetyl coenzyme, जो इसका acetyl part होता है of coenzyme is completely oxidized through cyclical process, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, into the molecule like CO2, H2O, NADH2 and FADH2। इसका नाम क्या होता है, फ्लेविन एडेनिन, ये नाम याद रखिए, डाई न्यूक्लियोटाइड। ये वाला पार्ट सिर्फ अपने को सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, फिर ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ज़्यादा वर्क करने को लेगा, क्योंकि नाम नए नए हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए, पायरुविक एसिड, NADH2, FADH2, तो ये सब नाम आपको कैसे भी क्रैम ही करने हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम है तो आपको इससे ये नहीं सोचना है कि ये पार्ट टफ है। आप जब 2-3 महीना पढ़ लोगे इसके बाद आपको लगेगा कि यार ये सबसे ईजी है, सबसे ईजी पार्ट यही चैप्टर का यही चीज़ है, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग क्रेब्स साइकिल का कोड कैसे करेंगे, फेको ना वाटर, फेको ना वाटर। सो फेको से FADH2 याद रख लीजिए, को से CO2, ना से लेके NADH2, वाटर से H2O। तो ये आपको याद रखें। इसके पहले ग्लाइकोलिसिस से क्या था, अपना वाटर, सो ATP बना था हमारा, फिर पायरुविक एसिड, फिर NADH2, वाटर से H2O। तो ये अपना वाटर, फेकोना वाटर, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का बना। अब बीच में पायरुविक एसिड भी टूटा था एसिटाइल कोएंजाइम, तो वहाँ से हमको NADH2 और CO2 भी मिला था, तो वो स्टेप तो ऐसे ही याद रख सकते, दो ही बना उसमें। तो यहाँ पे 4 ग्लाइकोलिसिस में बना, 4 हमारा प्रोडक्ट इसमें बना TCA में। अब हमारा जो रहेगा लास्ट, चलते हैं ETC की तरफ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन और सिस्टम, ETC रिएक्शन। अभी क्या होता है, यहाँ पे जो आपने FADH2 जो जमा करके इतना रखा था और NADH2, ये टूटेंगे और ये TB, क्योंकि हमको मालूम है सब लोग
कौन यूज़ करने वाले हैं, एटीपी के फॉर्म में ही यूज़ करने वाले हैं। अब इनका भी कन्वर्जन होना जरूरी है, और ये कन्वर्जन होता है थर्ड साइकिल में, दैट इज ईटीसी के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो बनाया है, ये देखिए हमारा टीसीए साइकिल साइक्लिक दिख रहा है, यहाँ पे NADH निकला है प्लस CO2 निकला है, फिर यहाँ पे देखिए NADH निकला है, यहाँ पे FADH2 निकला है, यहाँ पे NADH। ये आपको इसी तरह से साइक्लिक याद रखना है, कौन से स्टेप में कौन से, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। CO2 निकला है यहाँ पे, तो इसके बारे में हमने देख लिया था, फेकोना वाटर बोला था हमने। इनके नंबर्स मैं आपको याद करा दूंगा, इसका टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आप याद रखिए कि क्या क्या निकल रहा है, फिर उसके बाद मैं नंबर कराऊंगा। फिर इसका स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे, देखिए पायरुविक एसिड ये इसके बाहर साइटोप्लाज्म, जैसे कि मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, समझिए ये हमारा पूरा का पूरा क्या था, ये हमारा सेल था, और सेल के अंदर एक ये बहुत छोटा, मतलब ये बहुत बड़ा करके दिखा दिया आपको माइटोकॉन्ड्रिया, समझिए न्यूक्लियस बहुत बड़ा इससे भी होगा, लेकिन न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में ही उसके बाहर क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में कौन है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, और साइटोप्लाज्म में से एंटर कौन कर रहा है, यहाँ पे पायरुविक एसिड। ये ध्यान रखिए, इसको न्यूक्लियस मत कंसिडर करिए, क्योंकि बहुत बार माइंड में रहता है कि न्यूक्लियस का पार्ट है, नहीं, न्यूक्लियस अलग है, ये खुद माइटोकॉन्ड्रिया खुद कहाँ है, हमारे साइटोप्लाज्म में है, ये पूरा साइटोप्लाज्म का पार्ट है, और साइटोप्लाज्म में अलग से एक माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे एनर्जी जनरेट होगी, उसके अंदर कौन सा साइकिल अकर होता है, टीसीए, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल, ठीक है, या सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है इसे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, और प्रोडक्ट बनने वाले उसका नाम मैंने बता दिया है। एक बार स्ट्रक्चर कर लेते हैं हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का, देखेंगे आप यहाँ पे लेयर्स हैं, एक है इनर लेयर जो जिगजैग है, और एक है आउटर लेयर। तो इनर लेयर देखिए जिगजैग पैटर्न में है, तो ये इनर लेयर है, और ये आउटर लेयर है, बस इतना सा हो गया आपका काम। और जो ये बीच में जो हमारा क्रीम कलर का मटेरियल है, इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैटर। माइटोकॉन्ड्रियल मैटर मतलब क्या, ये हमें ये साइकिल के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो प्रोवाइड करती है, फीड करती है उसको, ठीक है, हो गया। तो आपको 3 ही 4 नाम याद रखने हैं माइटोकॉन्ड्रिया के टर्म में, आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन, और जो बीच में खाली जगह जो भरा हुआ है पूरे लिक्विड मटेरियल से, उसे क्या बोलता है, माइटोकॉन्ड्रियल मटेरियल। अब यहाँ से देखिए पायरुविक एसिड को एंटर करते हुए दिखाए हैं, फिर इसको पार्ट बना दिए हैं टीसीए साइकिल का। और यहाँ से देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग के उसमें ही बनाया था कि आपको लग रहा होगा कि सिर्फ ये ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज का होता है, नहीं, अब हमको मालूम है फैटी एसिड भी टूटता है, तो देखिए उसको भी एंटर करते हुए दिखाया गया। इसी तरह से प्रोटीन भी एंटर करेगा, आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना है। भाई रेस करके बताए तो ये देखिए, यहाँ फैटी एसिड भी क्रेब्स साइकिल में आता है, पायरुविक एसिड भी क्रेब्स साइकिल में आता है। पायरुविक एसिड लेकिन किससे बना था, ग्लूकोज से बना था। फैटी एसिड लेकिन किससे बना, लिपिड से बना, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टार्ट अलग जगह से होते हैं, लेकिन रास्ता इनका आगे चल के सेम हो जाता है। ऐसे ही प्रोटीन भी आएगा, वो भी अमाइनो एसिड लेके आएगा, और अमाइनो एसिड बाद में फिर से एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होकर ये लोग एंटर करते हैं। भले यहाँ पे पायरुविक एसिड है, लेकिन एंटर कौन कर रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। यहाँ से कौन एंटर कर रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। प्रोटीन से कौन, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये ध्यान रखेंगे आप, ये सब पार्ट आपके आगे हैं। तो चलते हैं हमारे इस पार्ट में, अभी ईटीसी के साइकिल में, एक सेकेंड। मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 एंड FADH2, अब हमको मालूम है इन्हें ATP में कन्वर्ट होना पड़ेगा। फॉर्म ड्यूरिंग ऑल अबव प्रोसेसेस पार्टिसिपेट इन ETC ड्यू टू दिस 3 मॉलिक्यूल, ध्यान रखिए, ऑफ ATP आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच ऑफ, एक अकेले NADH2 से, एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फ्रॉम ईच ऑफ द FADH2। तो FADH2 टूटता है तो 2 ATP देता है, सिंपल सा लाइन है, ये तो बढ़ा चढ़ा के इतना बड़ा उसने कर दिया है, ठीक है। और NADH2 अपना कितना दे देता है, NADH2 कितना देता है, यहाँ पे DH2 लिखना है क्योंकि ये प्रोटॉन बैरियर आ जाता है, यहाँ पे प्रोटॉन इम्बैलेंस होता है, इसलिए यहाँ पे H2 लिखना जरूरी है। तो NADH2 ये 3 ATP देता है, ठीक है। जैसे कि आप पीछे देखे होंगे कि NADH लिख रहे थे, FADH लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम जब लिखेंगे तो H2H लिखेंगे, क्योंकि इसी फॉर्म में ये टूटता है। फिर इतना हो गया, बिसाइड्स ATP एंड वाटर आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन दी ये। तो एक हमारा ये था, इसमें ये टूटा, 2 3
एंड चौथा नाम हमारा फिर से वाटर are formed in this reaction. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है। तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड और एटीसी ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। दस अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ये हमने अभी तक किसकी बात की थी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस वाली। एंड मॉलिक्यूल ऑफ CO2 and H2 आर प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द एनर्जी, एनर्जी कौन से फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी टूटेगा, एडीपी देगा और एनर्जी फ्री हो जाएगी यूज करने के लिए। आप जब एक्सरसाइज करते हो तो इसी एटीपी को तोड़ते हो, एक्सरसाइज करते हो तो ठीक है। तो आपको फाइनली क्या मिलता है, सिर्फ हाथ में CO2 और H2O मिल जाते हैं। इसलिए हम रिएक्शन देखो, हम रेस्पिरेशन हमने सिर्फ 6 CO2 + 6 H2O + एनर्जी लिखा था, ठीक है। तो एनर्जी हम लोग यूज़ कर लेते हैं और ये सब रिलीज हो जाती है हमारी बॉडी में से। तो चलते हैं, मैं आपको एक बार सिर्फ नंबर से एक बार गो थ्रू कराता हूँ ताकि आपको ये चैप्टर का पूरा याद हो जाए। तो वो मेरे नेक्स्ट इमेज में है, वो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। उसके पहले आपको इसका कोड देना भूल गया, वो कोड दे देता हूँ। तो क्रेब्स साइकिल का था फेको ना वाटर, एक सेकेंड, फेको ना वाटर, यहाँ से हमारा मिला था FADH2 CO2 ना का हमारा NADH2 या NADH लिख लेना, वाटर से वाटर जानते हो H2O। अब बचा ETC, तो ETC में हमको क्या मिला था, फैन वाटर, फैन वाटर। FADH2 टूटेगा, मैं सिर्फ लिखने के लिए क्या नाम यूज़ करना है, ATP बनेगा, NADH2 टूटेगा और वाटर मिलेगा, ठीक है। तो ये सब हमारे बाय प्रोडक्ट होंगे। यहाँ पे हमने CO2 का नाम नहीं लिखा, ये सब चीज़ें ध्यान रखना है आप लोग को। तो ये कहाँ पे बन रहा है, कब बन रहा है, ठीक है। और हमारा पायरुविक एसिड का प्रोसेसिंग भी हो रहा था, कब प्रोसेसिंग हुआ तो हमको क्या मिला था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 मिले थे। कितने, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड से। तो हम, और वो किस में कन्वर्ट हो गए थे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A में। तो एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ, मैं आपको रिवाइज कर लेता हूँ पूरा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा पूरा एक साथ में। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस में हमारा बना था एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। हमारा क्या बना था, अपना वाटर। फिर इस 2 मॉलिक्यूल से हमें एसिटाइल कोएंजाइम A मिले, 2 मॉलिक्यूल के। ये 2 मॉलिक्यूल हमारे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड में एंटर किए। यहाँ से हमें जब मिला था, क्या मिला था, 2 NADH + 2 CO2। तो आपको काउंट करते रहना है। अब TCA में हमको कितना मिलेगा, एक से कितना मिला था, देखिए यहाँ पे काउंट करिए आप, एक सेकेंड। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक NADH, ये 2 NADH, ये तीसरा NADH, ठीक है, और एक FADH और 2 CO2, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ध्यान से देखिए CO2। तो मतलब क्या, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम से, आपको इरेज कर देता हूँ, आपको टोटल कितने मिले, इसी में लिख देता हूँ, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A से आपको 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH मिला और एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 मिला, एक मॉलिक्यूल मिला है, और 2 CO2 मिले हैं। कितने से, एक मॉलिक्यूल, लेकिन हमारे को मालूम है एक ग्लूकोज से कितने मिलते हैं, 2। सो 2 होंगे तो ये भी दुगना हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे, यहाँ पे हमको 2 FADH2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 CO2 हो जाएगा। कितने से, टोटल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से जब 2 हमारे एसिटाइल कोएंजाइम मिलेंगे तो वो लोग इतना रिलीज करेंगे NADH, इतना FADH2, इतना CO2, किसके अंदर,
ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर। ये देखिए, मैं ये आपको आउट ऑफ द सिलेबस नहीं बता रही, ये ऑलरेडी आपके बुक में देखिए यहाँ पे डायग्राम में ही बताया गया है ये सब चीज़, और आपको भरने को भी आ सकता है। तो NaDH की जगह पे NaDH ही बनना, जहाँ पे NaDH है, और FADH की जगह पे FADH ही बनना, क्योंकि ये रिलीज इसी टाइप में होते हैं। यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था बीच में कि ये साइकिल है, यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, ये ऐसे ऐसे घुमा के नहीं बताया गया है, तो आपको सिर्फ सिलेबस में नहीं है, इसलिए सिर्फ सिंपल एरो करके दिखाया गया है। उतना आपको डिटेल में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे नाम है यहाँ पे। ठीक है, सो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। TCA बना, फिर TCA से हमको ETC में, और TCA में हमका कोड क्या था हमारा, फेकोना वाटर। फिर हमारा है ETC के अंदर हम लोग 4 नाम लिखेंगे। फैन वाटर, FNN टूटते हैं, FADH2, यहाँ पे देखिए DH2 लिखूंगा, और NaDH2 यहाँ पे लिखूंगा। बच्चे आधे कंफ्यूजन में रहते हैं कि कब NaDH2 लिखना है, कब NaDH लिखना है। जब हम ETS के अंदर आएंगे तो वो हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, 10 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स के टर्म में ऐड होते हैं, इसलिए हम NaDH2 लिखते हैं यहाँ पे ETC में। तो देखिए NaDH2 लिखेंगे, FADH, उसके पहले हम NaDH और ये भी यहाँ पे NaDH लिखे थे, यहाँ पे भी NaDH लिखे थे, और वाटर मिला, तो खत्म हो गया ये साइकिल हमारा। इसी तरह से हुआ, तो हमारे को टोटल एटीपी कितना मिला, 36 एटीपी मिला। जो नेट मिला हमको वो नेट इतना, लेकिन टोटल कितना मिला, सॉरी 38। दो यूज भी हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए ये डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे अभी। कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूटा, तो देखिए 2 NaDH बने और 2 ATP। ठीक है, यहाँ पे 2 ATP प्लस देखिए 2 ATP यहाँ पे मिल गया, तो 4 ATP यहाँ पे, और 34 ETS में प्रोड्यूस हुआ, फिर टोटल हो गया 38 ATP। लेकिन हमारे ग्लाइकोलिसिस में 2 यूज भी होता है, जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है उसमें 2 यूज आते हैं, इसलिए जो नेट ATP रहता है हमारा वो 36 रहता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप चाहे तो अपने नेट पे सर्फिंग भी कर सकते हो, बोर्ड में भी आप कहीं पे सर से भी पूछेंगे, आप बता देंगे वो लोग कि 36 ATP नेट बनता है, टोटल बनते हैं 38। 2 ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में निकल जाते हैं। तो 2 यहाँ पे, ये साइकिल में देखिए यहाँ पे हम लोग जो 3 बोल रहे थे, देखिए 3 का दुगना 6 NaDH, और यहाँ पे दुगना 1 FADH2, 2 FADH2 और टोटल 4 CO2। तो यहाँ हमारा पायरुविक एसिड प्रोसेसिंग में 2 निकला था, और यहाँ पे 4, टोटल 6 हो गए कि नहीं CO2, क्योंकि आपको फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन भी साथ में देखते चलना है। जो क्या था हमारा C6H12O6 देता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, 6 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 6 CO2 प्लस 6 H2O। तो 6 CO2 देखो आपको दिख रहा है कि कैसे मिला, 1 2 मिले हमको पायरुविक प्रोसेसिंग में, और 2 हमको 4 मिले TCA में। तो CO2 तो हो गया, अब H2O कहाँ से लें। ATP को देखो मैं काउंट करा रहा हूँ कि अगर 36 लिख रहे हैं टोटल वाले तो कैसे करेंगे, नेट वाले, 38 टोटल वाले कैसे होंगे। तो ये मैं काउंट करा दिया आपको कि NaDH और ये सब के नंबर से। अब बचा H2O का टर्म। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो 6 ऑक्सीजन तब से लेके घूम रहा था, और ये 12 प्रोटॉन मिल जाएंगे, और यहाँ से H2O बन जाता है। तो ये मुझे H2O मिलेगा, मुझे H2O मिलेगा ETC के अंदर। समझ गए, ये बहुत ईजी चीज़ है। और NaDH FADH तो हर जगह मिलते रहते, टूटते फाइनली ETC के अंदर है हमारे। तो आपको ये पूरा जब रोक के देख भी लीजिए, जो हमने बातें की थी कि कैसे कैसे सब निकल रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल नंबर वही बताया है उसने कि 2 दिखता है, यहाँ पे 2 रहता है। आप काउंट करके पूरा देखेंगे, और NaDH2 से कितना निकालेंगे, हमारे NaDH2 से आप 3 ATP निकालेंगे, FADH2 में से कितना ATP निकलेंगे, 2 निकलेंगे, तो यहाँ पे 10 है तो 30, और यहाँ पे 2 से 4 निकलेंगे, 34 हो जाएगा। और हमारा 2 प्रोड्यूस हुआ था TCA में, और 2 प्रोड्यूस हुआ है ग्लाइकोलिसिस में, तो टोटल हो गए 38। तो इस तरह से आप पूरे नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें से आपको एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन पूछे तो आप सॉल्व करने के लायक रहेंगे। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके इसी स्टेप में, पता नहीं चलता है कि 6 है कि 3 है कि कहाँ पे क्रेब्स साइकिल वाला कितने CO2 हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये मैंने जो यहाँ डायग्राम है 2 मॉलिक्यूल का टोटल है, और आपकी जो बुक में बताया गया है वो 1 मॉलिक्यूल का है।
एक मॉलिक्यूल को अगर पूरा तोड़ा जाए तो कितना निकलेगा, तो यहाँ पे 3 NADH दिखा है और एक FADH2 लिखा है और एक नहीं 2 CO2। एक मॉलिक्यूल से, 2 मॉलिक्यूल से दुगने हो जाएंगे ये सब, सिंपल सी बात है। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है, कहाँ पे कौन टूट रहा है, कहाँ पे क्या बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम मिलेंगे अगली सीरीज के साथ, जिसमें हम इसका एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर ज़रूर करना। और जो भी हमें आपको लगे कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आइदर ऑन टाइमिंग और कॉन्सेप्ट के बाद, जैसे भी आपको इवन लैंग्वेज का जो भी आपको इशू लगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय।